पक्के कर्मचारियों को लेकर या बहुत सारी चीज़ें को लेकर एक शिकायत भी है मैम उनकी। करुणा मूलक जो कर्मचारी हैं उनको किस तरह से पक्का किया जाए। मैंने कई बार देखा रात के 12 बजे 1 बजे भी वो वहाँ पर मुस्तैद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान और इस वक्त हूँ मैं सिविक सेंटर और बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्टैंडर्ड कमेटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा जी। सवाल बहुत हैं और आपके सवाल हैं जो हम मैम से लेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई इस बात की कि आपने एसी में बैठने की जो प्रथा थी कहीं ना कहीं पुरानी सरकारें जो करती आई थी वो तोड़ दी है। कहीं ना कहीं आप फील्ड पर दिखाई देती हैं, जो बचे हुए काम हैं वो यहाँ बैठ के लोगों की समस्याएं सुनती हैं, इसके लिए बधाई। पहला सवाल कि यहाँ जब बैठती हैं तो समस्याएं कैसी आ रही हैं? अभी फिलहाल आपके सामने जो लोग मिलते हैं क्या समस्या लेके आते हैं ज़्यादातर? देखिए पिछले दो ढाई वर्षों से स्टैंडिंग कमेटी मेयर ये सब नहीं था। आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में होने के कारण बहुत सारे ऐसे काम थे जो रुके पड़े हुए थे। उन्हीं समस्या को लेकर जब मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन बनी तो बहुत सारे ऐसे लोग आए मुझसे मिलने जो अभी करुणा मूलक आधार पर नौकरी कर रहे हैं और वो अभी कच्चे हैं। तो उस तरह की उनकी समस्याएं, और वो हर डिपार्टमेंट में है, चाहे वो एजुकेशन में लो, चाहे इंजीनियरिंग में लो, आप हेल्थ में लो, और आपका हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे ऐसे जो एमसीडी में कर्मचारी हैं वो अभी तक उनकी तरफ किसी मेंबर ने ध्यान नहीं दिया। तो ये एक विषय था कि मुझे उनका दुख यहाँ पर बैठने पर पता चला कि वो किस परिस्थिति में है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका अभी रिटायरमेंट एज है। तो वो सब देखते हुए हमने इस तरफ एक मीटिंग की है जिसमें थोड़ा पॉजिटिव चीज़ें आई हैं सामने। एमटीएस को आपने खुश कर दिया, लोगों में उम्मीद बढ़ गई है अब कहीं ना कहीं। जो पुराने पेंडिंग केसेस पड़े हैं पक्के कर्मचारियों को लेकर या बहुत सारी चीज़ें को लेकर, एक शिकायत भी है मैम उनकी। शिकायत ये है कि डैम्स वाले कंटिन्यू पक्के हो रहे हैं धड़ाधड़, पर एमसीडी के अधीन वाले जैसे और विभाग है, उद्यान विभाग हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके लिए क्या प्रपोजल है? क्या वो आने वाले टाइम में पक्के हो जाएंगे जैसे डैम्स में हो रहे हैं? जी, उसी पैटर्न को लेकर जैसे जिस तरह से डेम्स में हो रहे हैं तो बाकी विभागों में भी ये खलबली मची है कि उनके पैटर्न पे हमें भी पक्का किया जाए। और ये उनकी ज़रूरत भी है और उनका अधिकार भी है। जो उनको इतने वर्षों से वो एमसीडी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और मतलब बाकी जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अभी हमने ये एक मीटिंग की थी जिसमें सभी विभाग के एचओडीज़ को बुलाया था और एडिशनल कमिश्नर भी थे उसमें। तो ये एक चर्चा किया गया कि वो जो हमारे करुणा मूलक जो कर्मचारी हैं उनको किस तरह से पक्का किया जाए। वो हमने सारी एक डिटेल्स मंगा ली है उनसे, सभी डिपार्टमेंट से, और उनकी वैकेंसी भी हमें जब जैसे पता चलती है एक हम अपना उसका एक प्रपोज़ल बना के निगम को देंगे। मैम एक सवाल ये है कि इस स्कीम में क्या उन कर्मचारियों का नंबर भी आएगा जो कहीं ना कहीं ठेकेदारी पे लगे हुए हैं? शिक्षा विभाग या वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये पूछिएगा ज़रूर मैम से कि हमारा नंबर भी आ सकता है नहीं, क्योंकि क्राइटेरिया तो नहीं बनता उनका वो थर्ड पर्सन पे, क्या उनका नंबर भी इसमें कुछ ऐसी पॉलिसी आएंगी? कह रहे हैं कि उनका मतलब जो ऐसे इस तरह से लगाए गए कर्मचारी हैं उनका राइट्स नहीं है और उनको इस कंडीशन के साथ ही रखा गया था। तो लेकिन यदि उनकी सेवाएं होती हैं और बेहतर करते हैं तो उस तरफ भी एक हम मतलब उनकी तरफ ही ध्यान देंगे, ताकि भविष्य में उनको कम से कम बेसिक सुविधाएं मिले। उनको जो डेली वेजेस है वो वाला उनको उतनी रकम मिले, और उनके लिए कुछ और नया सोच सकते हैं हम। तो अभी तो मैं इतना ही कहूँगी कि वो अच्छे से काम करें, और एमसीडी को जो उनके पास जिम्मेदारी जैसे सफाई को लेकर है, पार्कों में लगाए रखे गए माली हैं, और हमारे शिक्षा विभाग में, तो वो उस तरफ ध्यान दें, उनके बारे में भी सोचा जाएगा। मैम एक सवाल ये है कि आपने 2016 तक के जो कर्मचारियों के लिए बोला था, उसमें कौन कौन से विभाग आएंगे? क्या ऐसी भी कोई पर्टिकुलर टाइम है कि कितने साल पीरियड उनकी सर्विस का होना चाहिए इसमें, तब जाके उनका पक्के में नंबर आएगा, ऐसा कोई? हाँ, उसके लिए है 2016 तक लगे हुए सारे कर्मचारियों को एक उन्हें उनको एक सीनियरिटी लिस्ट के माध्यम से हम उन्हें देखेंगे कि जो सीनियर होगा उसको उसी हिसाब से पक्का किया जाएगा, या उनके हमारे जो अपना डेम्स के तरफ से जो प्रपोज़ल आया उसको देखते हुए भी हम उस पर पक्का करेंगे उनको। राजनीति से चलते चलते एक सवाल, क्योंकि आप राजनीति में हैं, स्टैंडिंग कमेटी पे आम आदमी पार्टी के बड़े आरोप हैं। आरोप ये हैं कि स्टैंडिंग कमेटी उनके नज़रिए से कोई काम नहीं कर रही, कुछ काम नहीं कर रही है, ये बनाना ही बेफजूल था। क्या कहेंगी उनको? मैं उनका आरोप लगाना, उनका
एक आदत है, उनकी सोच ऐसी है। जब वो लोग सत्ता में थे तब उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा, और स्टैंडिंग कमेटी के काम भविष्य में नज़र आते हैं। वो एक दिन का प्रपोजल नहीं होता। हम निगम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा अब तक जो बड़े काम स्कीम आई हैं वो एमसीडी वो स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू, या आज एमटीएस को जो हमने उनकी सैलरी जो बढ़ाई हो ये स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू ही है। अभी जो नए प्रपोजल आ रहे हैं, चाहे उसमें पार्कों को, समुदाय भवन को या विद्यालयों को हम आउटसोर्सेज कर रहे हैं, वो एमसीडी वो स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू ही आई है। तो वो इस तरह की बहानेबाजी जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को तो मैं इतना ही कहूँगी कि वो कामों को देखें और उसके बाद मतलब अपनी बयानबाजी करे, और वो जनता को बरगलाने वाला काम ना ही करे तो बेहतर है। एक सवाल और याद आ गया मैम, कोर्ट का ये आदेश क्या था, उनका रिक्वेस्ट थी कि जो एमसीडी टोल नाका है वहाँ पर जाम होता है, नितिन गडकरी साहब भी कह चुके हैं कि आने वाले टाइम तक जो नेशनल वो हैं वो भी फ्री हो जाएंगे। क्या एमसीडी टोल फ्री होंगे आने वाले वक्त में? कुछ ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं आप? नहीं, मुझे हम माननीय कोर्ट के आदेश का हम सब पालन करते हैं, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एमसीडी के जो सोर्सेज है, इनकम सोर्सेज, वो टोल से आती है। तो उसको यदि सरकारें चाहेंगी तो कर सकती है, लेकिन फ़िलहाल तो हम चाहेंगे कि वो एमसीडी को रेवेन्यू आता रहे। ये मेरी अपनी समझ है कि एमसीडी के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हम काम करें। बारिश का सीजन है, एमसीडी बिल्कुल तैयार है इस बार दिल्ली को जल मुक्त करने के लिए। देखिए, आपने देखा होगा पिछली बारिश में भी दिल्ली बड़ी सुंदर और स्वच्छ रही, क्योंकि कहीं भी जल भराव का कोई भी आपको केस नहीं मिला। यहाँ तक कि मिंटो ब्रिज जिसके नीचे सालों साल पानी भरता था, इस बार वहाँ पर भी हमारे कर्मचारी, मैंने कई बार देखा रात के 12 बजे 1 बजे भी वो वहाँ पर मुस्तैद है। तो एमसीडी का अब फोकस है दिल्ली साफ रहे और वहाँ पर जल भराव की स्थिति ना आए और सुंदर बने। वहाँ के आज फुटपाथ के बहुत सुंदर बनाए जा रहे हैं और रोड्स पर काम चल रहा है। साफ़ सफाई को लेकर हम पूरी तरह से संकल्प है हमारा। और आपने देखा होगा, अब हमने कल मैंने सभी डीसीज के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें रोड साइड कहीं भी मलबा नहीं होना चाहिए, कोई भी गार्बेज और मलबा नहीं होना चाहिए, जिसे तुरंत हमारे पोर्टल पे डाला जाएगा, हम तुरंत रिमूव करेंगे उसकी। आपने एक चीज़ और कही थी अपने भाषण में कि इस बार गौ जो आवारा पशु हैं उनके लिए गाँव के लिए गौशाला बनाएंगे, पर इसमें मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि अधिकतर देखा गया है आवारा नहीं है वो, उनके कुछ ना कुछ मालिक हैं जो उनको छोड़ देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं रोड ट्रैफिक जाम होता है और सरकार पे भी बर्डन पड़ता है। क्या उनके खिलाफ भी कुछ ऐसा एक्शन लिया जाएगा ताकि ये पहचान की जाए कि गाय आवारा है या नहीं है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि कुछ जो पशु वो दिन में सुबह शाम दूध निकालते हैं और डेयरी मालिक उन्हें बाहर रोड पर छोड़ देते हैं, और उससे कई सारी परेशानियां नागरिक को भी आती है और ट्रैफिक को भी आती है, और उससे कई बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और पशु को भी चोट लग जाती है। खाती है, सबसे बड़ा उनका दूध भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं। बात है कि वो रोड पे जो पड़ा हुआ है वो कूड़े को खाती हैं, और वो उनके लिए स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं है। तो हमने दिल्ली सरकार से कुछ जगह चिन्हित करके भेजे हैं लेटर कि वो हमें गौशाला के लिए ज़मीन दे, ताकि हम दिल्ली में मतलब कुछ गौशालाएँ बनाएं। जो भी आवारा पशु हैं उनको हम गौशाला में भेज दें, और मैं जो मालिक हैं उनको तो सख्त कार्रवाई उनसे होनी चाहिए। मैं अपने वेटरनरी डिपार्टमेंट से कहूँगी कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, या उनको पेनल्टी लगे उन पर, ताकि वो अपने पशुओं को घर में रखें। और जो वो पशु हमारे वो कूड़ा खा रहे हैं उनसे उन्हें बचाया जा सके। तो मेरा यही मानना है कि पशुओं को घर में रखना ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। ये थी सत्या शर्मा जी, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन। सारे सवालों के उन्होंने आंसर दिए। सवाल आपके थे, मैंने आप तक पहुंचा दिया। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।